हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड की अकेडमी। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, त्रिभुज के बारे में। आपने 9th क्लास में आपने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा है, इनकी कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस किया था। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे कि सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। ठीक है। मान लो आप देखिए, बाजार से आप एक जो कप ले आते हैं। मान लो 1 दर्जन आपने कप खरीदे। ठीक है, एक डब्बे के अंदर होते हैं 12 कप होते हैं। ठीक है, अगर मान लो जब आप 12 कप खोल के देखते हैं तो 12 के 12 जो कप होते हैं, ठीक है, उनकी शेप कैसी होती है? वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, जब किसी चीज जब शेप सेम होती है तो हम उनको बोल सकते हैं कि वो सिमिलर है, यानी कि वो समरूप है। यानी कि जिसकी शेप सेम होगी उनको ही हम समरूप बोलते हैं। ठीक है, बट उसकी शेप के साथ साथ उनका साइज भी कैसा है? सेम है, बराबर साइज होता है सबका। चाहे उनका जो हैंडल होता है वो भी बराबर होता है। ठीक है, टॉप का साइज भी उसका बराबर होता है। हर जगह से अगर आप चेक करेंगे, 2 कप लेके 12 के 12 कप लेके चलो, सबका जो साइज आप चेक करेंगे वो बिल्कुल बराबर होता है। तो उनकी शेप भी बराबर है और शेप भी सेम है और साइज भी इक्वल है। जब शेप और साइज इक्वल होते हैं तब हम उसको बोलते हैं सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ऐसी शेप्स को हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, वो चीजें कैसी है? वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि वो सर्वांगसम है। उनकी शेप और साइज कैसी है? सेम है। लेकिन अगर आपके पास शेप सेम है, ठीक है, और साइज कैसा है? साइज डिफरेंट है। ठीक है, सपोज आप टेडी बियर की शॉप में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे कई बार आपने देखा होगा कि एक ही तरह के टेडी बियर होते हैं 4-5, लेकिन उनका साइज अलग अलग होता है। पहले सबसे छोटा टेडी बियर होगा, कलर सेम है, शेप सेम होगी, फिर एक बड़ा सा टेडी बियर रखोगे साथ में, उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? उनकी शेप कैसी है? सेम है। तो शेप के साथ साथ उनका साइज कैसा है? डिफरेंट है, साइज इक्वल नहीं है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। ठीक है, वो कैसे हैं? समरूप है। तो इसी तरह अगर हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल सिमिलर कब होती है? ठीक है, अब ये है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम शेप का पता कर सकें। ठीक है, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो हमें ये बता सकता है कि उन ट्राइंगल का शेप सेम है? ठीक है, देखिए साइड्स सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, साइज अगर हम उसकी लेंथ देखें, ठीक है, उसकी जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स, ठीक है, उसके बेस पे हम नहीं कह सकते हैं कि उनकी शेप सेम है या नहीं है। ठीक है, तो ट्राइंगल में जो पैरामीटर है जो हमें ये बताता है कि उनकी शेप सेम है या नहीं है, वो एंगल होता है। ठीक है, अगर आपके पास देखिए 2 ट्राइंगल है, ठीक है, मान लो दूसरा ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अब मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है? जिसमें तीनों साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल है। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। लेकिन शेप का पता कैसे लगेगा कि ये शेप सेम है या नहीं है? ठीक है, तो इसका एंगल यहाँ भी 60 डिग्री होता है, यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 होगा। हर समबाहु त्रिभुज का, हर इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है, तीनों एंगल कैसे होते हैं? 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 60, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी शेप भी कैसी है? सेम है। ठीक है, अब मान लो ये क्या है? ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ये भी क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है, और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? ये शेप भी कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है, अगर मान लो ये साइड, मान लो ये साइड दोनों कैसी है? इक्वल है। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम एक एंगल से नहीं कह सकते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं है। सपोज इसकी ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज में, यानी कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है, अगर उसकी 2 साइड्स इक्वल है तो उसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल होगा। तो इट मीन अगर ये 90 है तो ये कितने के होंगे? ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है, अगर ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है और ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये कितना होगा? 45 होगा, ये भी कितना होगा?
45 होगा। यानी कि तीनों जो एंगल है वो कैसे हैं, इक्वल है। हम क्या बोल सकते हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये समरूप ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने क्राइटेरिया देखा था, ठीक है, सर्वांग समता कसौटी देखी थी हमने, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, भुजा 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 होता है, भुजा कोण भुजा होता है, कोण कोण भुजा होता है, ठीक है। तो सिमिलरिटी के लिए क्या होता है, कोण 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 भी होता है, ठीक है। देखिए अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल में, दो ट्राइंगल है आपके पास, उन दो ट्राइंगल में अगर उनके दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, ठीक है। तो तीसरे एंगल प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ दो एंगल से हम बोल सकते हैं कोण कोण समरूपता, ठीक है। तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लो आपके पास दो त्रिभुज है, ये ए बी सी और ये है आपके पास मान लो पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज कब समरूप हो सकते हैं, कब इनको सिमिलर बोल सकते हैं। तो पहला तो है अगर मान लो कोण कोण कोण, एंगल 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 सिमिलरिटी, यानी कि अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मींस इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल, इसका ये वाला और ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। इनको हम संगत कोण बोल सकते हैं, ठीक है। संगत कोण मतलब ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप। दूसरा है अगर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, ठीक है। संगत भुजाएं मतलब इसकी ये वाली भुजा और इसकी ये वाली साइड, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अगर ये अनुपात, ये रेशियो इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे अगर इनका अनुपात कैसा आता है, बराबर आता है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ प्रमेय है इसमें जो आपके एग्जाम में आती है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम 6.1, आप इसकी जो स्टेटमेंट है एक बार आप बुक में देख लीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट इसकी ये है कि अगर मान लो आपके पास कोई त्रिभुज है, आपके पास त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। अगर किसी एक भुजा से यहां से मैं इस भुजा के समांतर यानी कि इस साइड के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये लाइन इसको भी सेम अनुपात में, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। यानी कि जिस, इसका नाम देता हूं मैं डी और ये ई, ठीक है। स्टेटमेंट ये है आपकी, अगर एक साइड से, एक भुजा से मैं दूसरी भुजा के समांतर पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये इस वाली साइड को भी सेम रेशियो में, सेम अनुपात में डिवाइड करेगी, ठीक है। यानी कि इसका अनुपात इक्वल टू इसका अनुपात जो होगा, ठीक है, रेशियो, ठीक है। यानी कि हमने ये बोल रहा है कि इसका अनुपात कैसे निकलेगा, इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये थ्योरम बोल रही है, ये हमने प्रूव करना है। गिवन क्या दिया हुआ मेरे पास, गिवन में आ जाएगा ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें डी ई बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो देखिए जब भी हम थ्योरम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, इसको लिखेंगे गिवन। गिवन में मेरे पास क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड दूसरी कंडीशन है डी ई पैरेलल है बी सी के। डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमने सिद्ध करना है
टू प्रूव लिखेंगे इसको, टू हमें सिद्ध करना है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन BC, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके बाद आएगा आपके पास देखिए, जब भी क्वेश्चन हो या थ्योरम हो, अगर हमारे पास जो गिवन जो चीज है अगर वो सफिशिएंट है, वो काफी है, ठीक है, उससे हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रूफ के बाद लिखते हैं प्रूफ, यानी कि प्रमाण, ठीक है, यानी कि जो सबूत है हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर गिवन इंफॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, यानी कुछ रचना कर लेते हैं। तो इसके बाद हम रचना लिखेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन। इसमें लिखेंगे, इसमें देखिए क्या लिखेंगे, CD इसलिए लिखेंगे C और D को, C और D तथा B और E को मिलाओ, ठीक है, यानी कि इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद क्या है देखिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे EN, ठीक है, EN परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AD के, एंड यहां से DM परपेंडिकुलर होगा आपका AE के, खींचे, ठीक है, इंग्लिश में जॉइन CND B and E, draw EN perpendicular to AD and DM perpendicular to AE, ठीक है। एक बार इस चीज को हम फिर से समझ लेंगे। देखिए हमने क्या लिखा रचना में, कंस्ट्रक्शन में, C और D यानी कि C और D और B और E को हमने मिलाया, इनको ज्वाइन किया। उसके बाद हमने EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AD के और DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AE के, ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद प्रूफ आएगा आपका, फिर आएगा आपके पास प्रमाण, हिंदी में बोलेंगे प्रमाण यानी कि प्रूफ। प्रूफ में देखिए क्या होगा, देखिए प्रूफ में हमने क्या करना है, हमने एरिया निकालना है ADE का, ठीक है। पहले हम ट्राइंगल लेंगे ADE, इसमें बेस मेरे पास क्या होगा, बेस AD, ठीक है, इसको बेस मान लेंगे, इसका हम एरिया निकाल देंगे, साथ में इसके साथ वाली ट्राइंगल, ये वाली एक ये वाला ट्राइंगल यानी कि BDE ट्राइंगल, एक बार इसका एरिया निकाल देंगे और उनका अनुपात निकाल देंगे, ठीक है, यानी कि इनको हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ किसका, ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। देखिए अगर ये ट्राइंगल है, मैंने बोला ये मेरा आधार है, ठीक है, ये क्या है, आधार है, तो ऊंचाई क्या होगी, ये वाली, ठीक है। देखिए जो आधार होता है, ठीक है, आधार के ऑपोजिट जो शीर्ष होगा, जो वर्टेक्स होगा, वहां से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो उस ट्राइंगल की क्या होती है, हाइट होगी। तो
अगर देखिए ये बेस है तो इसके ऑपोजिट ये वाला वर्टेक्स है, यहाँ से परपेंडिकुलर जो ये होगा ये इस ट्रायंगल की क्या है, हाइट होगी। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होगी। तो ये क्या होगा, बेस है हमारे पास AD, आधार गुना ऊंचाई, हाइट कितनी है EM डिवाइडेड बाई। अब देखिए, अब एरिया ऑफ BDE, BDE में जो बेस होगा आपके पास वो है BD, बेस कितना होगा BD, और इसकी हाइट क्या होगी इस वाली ट्रायंगल की। तो देखिए जब हमारे पास न्यून कोण होता है, ठीक है, यानी कि आपके पास एक्यूट एंगल है, तो ऊपर वाले वर्टेक्स से हम बेस तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो उसकी हाइट होगी। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल है ये, ठीक है, तो हम ऊपर वाला वर्टेक्स ये है, यहाँ से क्या करेंगे हम नीचे तक हम इसके बेस तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये इसकी हाइट होगी, ये वाली, इस ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होगी, ये वाली है। तो सिमिलरली देखिए, अगर ये बेस है, इसके ऊपर वाला वर्टेक्स ये है, यहाँ से बेस तक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, और ये क्या होगी इस ट्रायंगल की हाइट है। देखो देखो, अगर इसको मैं ऐसे मोड़ लेता हूँ इसको, इस चीज को, तो इस तरह की ट्रायंगल बन जाएगी। यहाँ से देखिए EN क्या होगी, इसकी हाइट होगी, ठीक है, तो EN से EN कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, ये किसके इक्वल आ गया, AD अपॉन BD। ये आपके पास इक्वेशन 1 होगी। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब फिर से हम ट्रायंगल AD का एरिया, लेकिन इस बार बेस क्या होगा हमारे पास AE, अगर ये बेस होगा तो हाइट क्या होगा DM होगा, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा CED, दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये वाला होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ CDE, ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसका बेस क्या होगा, अभी आधार क्या है इसका AE, अगर ये आधार है तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, सॉरी DM। सिमिलरली इसका बेस क्या है CE, अब इसकी हाइट क्या होगी, देखिए ये इसका वर्टेक्स है, यहां से नीचे तक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी DM। ये किसके इक्वल आ गया AE अपॉन CD, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपने 9th में एक प्रमेय पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी है आपने, कि अगर दो ट्रायंगल है, वो उनका बेस सेम है, दो ट्रायंगल है उनका बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, ठीक है, यानी कि दो त्रिभुज है, एक ही आधार की है, वो उनका एक ही आधार है और एक समांतर के बीच की त्रिभुज है वो, तो उन दोनों का क्षेत्रफल कैसा होता है, इक्वल होता है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए अगर मैं ट्रायंगल BDE की बात करूं, ठीक है, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED, देखिए इन दोनों ट्रायंगल का अगर मैं ये बात, देखिए ये इसका बेस मान लेता हूं, ठीक है, DE, देखिए ये इसका भी बेस है और उसका भी है, तो कॉमन हो गया, सेम है, दोनों का बेस कैसा है, सेम है। यहाँ पे देखिए दोनों सेम पैरेलल के बीच में, देखिए यहाँ से आगे कोई त्रिभुज नहीं है, दोनों देखिए, ठीक है, क्योंकि ये लाइन और ये कैसे है, पैरेलल है, तो देखिए सेम पैरेलल के बीच में है दोनों ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये आपके पास कोई बेस है, ठीक है, ये आपके पास कोई पैरेलल लाइन है इसकी, तो इसके बीच में देखिए सेम बेस में आप जितनी मर्जी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, उन सब का एरिया कैसा होगा, इक्वल होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे सेम बेस है, ठीक है, और सेम पैरेलल के बीच में, इसका मतलब क्या होगा कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE, ठीक है ना, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं CDE की जगह BDE लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे लिखेंगे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ, पहले यहाँ पे रीजन ले लेंगे, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE, यहाँ रीजन देंगे एक ही आधार और समांतर
के बीच के त्रिभुज यानी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, एक ही आधार है और एक ही समांतर के बीच की है। ठीक है, इसके बाद आप इंग्लिश में लिख सकते हो ट्रायंगल्स ऑफ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ट्रायंगल्स ऑफ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, हम लिखेंगे फिर एक और दो से, हम 1 and 2। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सॉरी पहले 2 लिख लेंगे, 2 से हम इक्वेशन 2, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE। देखो यहाँ BDE कर लूंगा मैं, इज इक्वल टू किसकी था AE अपॉन CD। ये होगी इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1, ठीक है, इनकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूं, ये देखिए ये चीज और ये चीज ये सेम है, दोनों ट्राइंगल में, दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, इक्वल है। तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी कैसी होती है, इक्वल है। इसमें ये और ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहां लिखेंगे 1 और 3 से हम डायरेक्ट लिख देंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी AE अपॉन इक्वेशन 1 में क्या है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन CD। ठीक है, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट था।